ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 9 में आज हम विंड्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो विंड्स में हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। हमने लास्ट लेक्चर में एयर मासेस एंड फ्रंट्स के बारे में पढ़ा था, तो इस लेक्चर में हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे। देन कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, जो आपने अपनी कॉपीज में या नोट्स में जो है इसको इनकलकेट कर लेना है। देन हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। देन उसके बाद हम वेदर को देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मिस्ट्री स्लाइड दी थी आपको, उस मिस्ट्री स्लाइड को डिस्कस करेंगे कि उस मिस्ट्री स्लाइड में कौन सी मिस्ट्री रही है। देन हम प्रीवियस लेक्चर के जो एमसीक्यूज हैं उनके आंसर्स दिए गए हैं, जो आप अपने आंसर्स से टैली कर लेंगे। देन प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं जो आपको असाइनमेंट के तौर पे अटेम्प्ट करने हैं, आप उनके आंसर्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स से। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं? अब आपको पता है, हमने जब विंड्स को स्टार्ट किया था तो हमने ट्रॉपिकल रीजन के बारे में पढ़ा था। तो ट्रॉपिकल रीजन कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता था? 0 to 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में जो रीजन होता था उसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते थे। तो फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन क्या हुआ? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन वो रीजन हुआ जो 0 से 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ एक्सटेंड से के अलावा जो रीजन बचा होता है। क्लियर है? अब वो कौन सा रीजन है? वो रीजन है 30 to 60 डिग्रीज वाला या 60 to 90 डिग्री वाला। ये दोनों रीजन जो है इनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन्स बोला जाता है। एक्स्ट्रा मतलब ट्रॉपिकल रीजन से जो एक्स्ट्रा बचा हुआ रीजन है वो वाला रीजन। क्लियर? अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई गई है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बताया गया है कि ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते क्या हैं। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में उसको देख लेते हैं। ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये मिड लैटिट्यूड रीजन में बनते हैं। ये मिड लैटिट्यूड रीजन में बनते हैं। अब मिड लैटिट्यूड रीजन कौन से रीजन होते हैं? वो रीजन होते हैं जो 30 to 60 डिग्री, जो 30 to 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ लैटिट्यूडनल एक्सटेंड में फॉल करते हैं। ये 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूडनल एक्सटेंड में। लैटिट्यूडनल एक्सटेंड आपको पता है क्या होता है? जिनको भी पता है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए लैटिट्यूडनल एक्सटेंड क्या होता है और इसका क्या जो है सिग्निफिकेंस रहता है ज्योग्राफी में। ये हमने देख लिया कि जो हमारे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो मिड लैटिट्यूड रीजन में बनेंगे। तो देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बनने का कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन सा है। क्या जो ड्राइविंग फोर्स रहती है जिसकी वजह से हमारे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं, तो वो होते हैं हमारे फ्रंट्स। फ्रंट्स होते हैं। अब ये फ्रंट्स जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज वो लेक्चर जाके देख लीजिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की डायरेक्शन होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की सर्कुलेशन होगी या डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। आपको पता है क्लॉक किस तरफ को रोटेट करती है? क्लॉक की रोटेशन होती है इस तरफ को, ऐसे होती है। तो इसका मतलब जो हमारे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन में है, मतलब इस तरह की सर्कुलेशन होगी। ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है और ये हमारी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है। तो अब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जब विंड हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जाती है तो वो अपने राइट की तरफ रोटेट कर जाती है। तो लो लैटिट्यूड एरियाज में जो हमारी विंड की डायरेक्शन होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, वो होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरह से जो हमारे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो बनते हैं मिड लैटिट्यूड एरियाज में, और वहां पे जो है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की डायरेक्शन जो होती है वो होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। ये बात आपने याद रखनी है। ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस चीज को आपने अपने नोट्स में जो है ऐड कर लेना है। और ये चीज कि ये मिड लैटिट्यूड एरियाज में बनते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है? फ्रंट्स है। देन हम आगे देख लेते हैं क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है इंडिविजुअल फ्रंटल साइक्लोन्स।
exist for about 3 to 10 days moving in generally west to east direction। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको दो इंफॉर्मेशन दी गई हैं। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि जो हमारे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो फ्रंट की वजह से बनते हैं, तो उन्हें फ्रंटल साइक्लोन भी कहा जाता है। उन्हें फ्रंटल साइक्लोन भी कहा जाएगा। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनको फ्रंटल साइक्लोन भी कहा जाएगा। दे एग्जिस्ट फॉर 3 to 10 डेज। इनकी जो लाइफ स्पैन होती है ये 3 से 10 दिन की होती है, मतलब काफी लंबे ड्यूरेशन तक ये रहते हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पेपर में कहीं ना कहीं अलग तरीके से पूछी जाती है, वो है डायरेक्शन का। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी डायरेक्शन से मूव करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वो वेस्ट डायरेक्शन से ओरिजिनेट होते हैं और ईस्ट की तरफ को मूव करते हैं। ये चीज आपने अपने नोट्स में जो है ऐड कर लीजिए, डायरेक्शन का। और इनको फ्रंटल साइक्लोन कहा जाता है। इनका जो सर्कुलेशन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो फ्रंट्स है और ये फॉर्म होते हैं मिड लैटिट्यूड एरियाज में। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। बट डिस्ट्रीब्यूशन देखने से पहले मैं आपको एक फिनोमिना जो है वो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अब वो फिनोमिना क्या है, तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के समझ लेते हैं कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमारे होते क्या हैं और बनते कैसे हैं। बेसिकली ये हम समझ लेते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमारे बनते कैसे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एयर मासेस के बारे में पढ़ा था, एयर मासेस के बारे में पढ़ा था। तो लेट्स से ये एक लैंड एरिया है, ये एक लैंड सरफेस है, एक लैंड सरफेस है, ये एक कोल्ड एयर मास है, ये एक कोल्ड एयर मास है। तो ये इस तरफ को कोल्ड एयर मास है, तो ये इस तरफ को मूव कर रहा है, कोल्ड एयर मास इस तरफ को मूव कर रहा है। और यहाँ पे एक हॉट एयर मास है, ये एक हॉट एयर मास है, या वार्म एयर मास बोल लीजिए इसको। तो अब होता क्या है, ये हमारा है स्टेज 1। स्टेज 1 में दोनों जो है फ्रंट जो एयर मासेस हैं वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है उसमें क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि ये जो कोल्ड एयर मास है, ये कोल्ड एयर मास जो है वो हमारे हॉट एयर मास को पुश करता है। वो पुश क्यों करता है? क्योंकि कोल्ड एयर है तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो हाई है, और यहाँ पे जो है हॉट एयर मास है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर इसका कम होगा। प्रेशर कम है तो हमारी विंड जो है वो ब्लो कहाँ से करती है? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ को। तो ये जो कोल्ड एयर मास है ये हमारे हॉट एयर मास को जो है वो पुश करेगा। जब वो पुश करेगा तो होगा क्या, हमने पहले पढ़ा था कि अर्थ जो है रोटेट करती रहती है। अर्थ जो है रोटेट करती है, अर्थ की जो रोटेशन है उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होती है जिसको बोला जाता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स बोला जाता है। इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कोरियोलिस फोर्स की वजह से? फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारा हॉट एयर मास था, ये हमारा कोल्ड एयर मास था। तो ये हॉट एयर मास जो है उसकी तरफ को हमारी कोल्ड एयर मास की विंड्स जो है वो ब्लो करना स्टार्ट करेंगी कि इसकी हम जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, एक स्वर्लिंग मोशन, एक सर्कुलर मोशन जो है जनरेट होता है। एक सर्कुलर मोशन जो है वो जनरेट होगा इन एयर मासेस की वजह से, और यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन की वजह से यहाँ पे बन जाता है एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। यहाँ पे बन जाता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। और ये साइक्लोन्स क्या होते हैं? चक्रवात जिन्हें हम बोलते हैं। ये चक्रवात क्या होते हैं? ये चक्र की फॉर्म में जो है घूमते रहते हैं। और कब तक घूमते रहते हैं? जब तक इनको एनर्जी मिलती रहती है। जब तक इनको जो है एनर्जी मिलती रहेगी तब तक ये जो है साइक्लोन्स जो है वो घूमते रहेंगे। क्लियर है? अब होता क्या है, अब जैसे जैसे ये अपने मेच्योर स्टेज में पहुंच गया, अब जब साइक्लोन जो है अपनी मेच्योर स्टेज पे पहुंचेगा तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है उस टाइम पे। अपनी यंग एज से लेके मेच्योर एज तक जो है साइक्लोन सबसे ज्यादा जो है डिस्ट्रक्शन करता है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा। अब जब मेच्योरिटी जो है उसकी खत्म होने लगती है, मतलब वो थोड़ा बूढ़ा होने लगता है, मेच्योरिटी से ओल्ड एज तक आपको पता है ज्यादा बॉडी के अंदर ताकत नहीं बचती है, इंसान धीरे धीरे जो है डिस्ट्रॉय होने लगता है। अब मेच्योरिटी से जब ओल्ड एज की तरफ को जाते हैं तो क्या स्टेज रहती है?
मेच्योरिटी से जब ओल्ड एज की तरफ को जाते हैं तो देखते हैं क्या स्टेज रहती है। तो होता क्या है, यहाँ पे हमने स्टेज 1 और स्टेज 2 देख लिया, अब स्टेज 3 हम मान लेते हैं मेच्योरिटी से ओल्ड एज की तरफ को है। तो हुआ क्या, धीरे धीरे ये कोल्ड फ्रंट ने हॉट फ्रंट की जगह ले ली। ये कोल्ड जो एयर मास था वो सारा का सारा जो है उसने हॉट एयर मास की जगह ले ली, और हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ को राइज कर गई। हॉट एयर जो है अब हल्की होती है तो ऊपर की तरफ को जो है राइज कर गई। जब ऊपर की तरफ को राइज कर गई तो क्या बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे। क्लाउड्स बन गए। अब जब क्लाउड्स बने हैं तो होगी प्रेसिपिटेशन, होगी प्रेसिपिटेशन। तो जब अपनी यंग स्टेज से मैच्योर स्टेज में होता है तो ये प्रेसिपिटेशन का जो रेट होता है बहुत ज्यादा होता है। जो प्रेसिपिटेशन होगी लार्ज अमाउंट में होगी, और जो हमारा स्टॉर्म या फिर कोई भी तूफान होता है उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा रहती है। अपनी जब लेटर स्टेज में या मैच्योर से ओल्ड एज स्टेज में ये पहुंचता है तो प्रेसिपिटेशन का जो अमाउंट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, वो कम होने लगेगा, और जो हमारे स्टॉर्म की इंटेंसिटी है या तूफान की जो इंटेंसिटी है वो भी कम होने लगेगी। तो ये हमारे पता चल जाता है कि डिस्ट्रक्शन स्टेज पे आ गया है, मतलब अब हमारा जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो खत्म होने वाला है। क्लियर है? अब आगे की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते कहाँ पे हैं। तो हमने जो है इंफॉर्मेशन वाली स्लाइड में देख लिया था कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं हमारे वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। उस रीजन को हम टेम्परेट रीजन भी बोलते हैं, उन रीजन्स को टेम्परेट रीजन भी बोलते हैं और पोलर रीजन्स भी बोलते हैं, और पोलर रीजन्स भी बोलते हैं। बट मोस्टली जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो टेम्परेट रीजन में आते हैं, इसलिए जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इनको हम टेम्परेट साइक्लोन्स भी कहते हैं। तो इन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हम टेम्परेट साइक्लोन्स भी बोलेंगे। अब टेम्परेट रीजन हमें पता है कहाँ से कहाँ फॉल करता है, वो भी हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं। 30 to 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ में पड़ता है। 30 डिग्री नॉर्थ, 30 to 60 डिग्री नॉर्थ वाले एरिया में और 30 to 60 डिग्री साउथ वाले एरिया में। अब हमने एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, मोस्टली जो ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, मोस्टली ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अक्कर होते हैं, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आएंगे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं, इसका रीजन ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमारे पास लैंड एरिया जो है, जो लैंड मास है वो ज्यादा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो सिर्फ लैंड पे ही बनते हैं। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनकी ये सिग्निफिकेंस है या उनकी एक विशेषता, ये कैरेक्टरिस्टिक बोल लीजिए, ये जो है लैंड और सी दोनों पे बन जाते हैं। दोनों पे बन जाते हैं क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है कौन से एरिया पे बन रहे हैं, इनको तो बस मतलब है एयर मास से, इनको बस मतलब है एयर मास से। एयर मास, अगर दो एयर मासेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कोई भी प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्टिंक्ट रहेंगी, एक दूसरे से अलग रहेंगी, तो वहां पे फ्रंट फॉर्मेशन होता है, और जहां फ्रंट फॉर्मेशन होगा वहां कोई ना कोई स्टॉर्म या प्रेसिपिटेटिव एक्टिविटी या ऐसी एक्टिविटी होगी ही होगी। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। तो ये कहाँ कहाँ होते हैं? ये होते हैं यूएस और कनाडा वाले रीजन में। आपको पता है ये हमारे मिड लैटिट्यूड एरियाज में ही पड़ते हैं। आपने जाके एक बार अपना एटलस या फिर मैप से इस चीज को, इन प्लेसेस को आपने एक बार देख लेना है। और आपने क्या देखना है उसके अलावा? आपने देखना है यूएसए को कौन कौन सी कंट्रीज जो है सराउंड करती हैं, या कनाडा को कौन कौन सी कंट्रीज सराउंड करती हैं। उसके अलावा आपने ये चीज देखनी है कि यूएस के अराउंड कौन सी वाटर बॉडीज हैं और कनाडा के अराउंड कौन सी वाटर बॉडीज हैं। क्लियर है? मैप वर्क साथ साथ में ही अगर आप एटलस से करते जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा देख लेते हैं, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है जो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जिसका आंसर मेंशन करना है। ये ग्रेट लेक रीजन यहाँ पे लिखा गया है, और ये ग्रेट लेक रीजन जो है वो यूएस और कनाडा के बीच में है, यूएस और कनाडा के बीच में है। आपसे मैंने ये पूछना है कि ये ग्रेट लेक रीजन का और होम्स का, ये ग्रेट लेक रीजन का और होम्स का क्या रिलेशनशिप है, ये आपने मेरे को जो है बताना है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे ग्रेट लेक रीजन और होम्स का क्या रिलेशनशिप है। अब देख लेते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है और कहाँ एक्सटेंड करते हैं। ये जो है आइसलैंड से लेके बेरेंट सी तक जो है एक्सटेंड करते हैं। अब आपने मैप में जाके आइसलैंड और बेरेंट सी की भी लोकेशन देखनी है। देन बाल्टिक सी एरियाज में करते हैं, बाल्टिक सी वाला जो रीजन होता है वहां करते हैं।
इसके अलावा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है बाल्टिक कंट्रीज किन कंट्रीज को बोला जाता है, बाल्टिक कंट्रीज कौन सी कंट्रीज होती हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो मैप वर्क यहाँ कराना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, तो साथ साथ में जब कोई लोकेशन आती है तो साथ साथ में ही आप मैप वर्क करते जाएं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो आपने बताना है बाल्टिक रीजन में या बाल्टिक सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज आती हैं जिन्हें हम बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं। ग्रेट लेक रीजन के बारे में बताना है और उनका होम्स के साथ रिलेशनशिप बताना है। बेरेंट सी और आइसलैंड की आपने लोकेशन चेक करनी है। देन आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे कि हमारा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन जो है वो कौन से एरिया में फॉल करता है, तो वो मेडिटेरियन रीजन में फॉल करता है, वो मेडिटेरियन बेसिन वाले एरिया में फॉल करता है, जो कि रशिया से लेके इंडिया तक आता है। तो इंडिया में जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है, बहुत ही कम डिस्ट्रक्टिव होते हैं। इन जो डिस्टर्बेंसेस आती हैं या इन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो कहा जाता है। क्लियर है? और एंटार्क्टिक फ्रंटल जोन में भी जो है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को देखा जाता है, बट यहाँ पे जो इंटेंसिटी रहती है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वो बहुत कम रहती है। रीजन, क्योंकि एंटार्क्टिक रीजन में मोस्टली हमारा जो है वो ओशन सरफेस या सी सरफेस है, तो वहां पे किन्हीं भी एयर मासेस की जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज का डिफरेंट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल नहीं है और थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सदर्न हेमिस्फेयर में जो हमारे साइक्लोन्स बनते हैं वो बहुत ही जल्दी डेसिपेट हो जाते हैं या तो बनते ही नहीं है। अब हम नेक्स्ट वेदर को देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के टाइम पे वेदर किस तरह का बनता है। जब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं तो वेदर किस तरह का होता है। वैसे हम प्रीवियस स्लाइड में उसको देख चुके हैं कि किस तरह का वेदर होता है। जब यंग से मेच्योर स्टेज में होता है तो बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, और जब हमारा मेच्योर से ओल्ड स्टेज में पहुंचता है तो थोड़ी कम बारिश होती है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है। द अप्रोच ऑफ टेम्परेट साइक्लोन इज मार्क्ड बाय फॉल इन टेम्परेचर। क्लियर है? तो अब पता है आपको बारिश हो रही है तो टेम्परेचर तो फॉल करेगा ही करेगा। तो अप्रोच जो होती है टेम्परेट साइक्लोन की वो कैसे होता है, इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर जो है फॉल कर गया है, मर्करी का लेवल बहुत ही ज्यादा फॉल कर गया है, विंड्स शिफ्ट कर गई हैं और एक सन के अराउंड हेलो सा डेवलप हो जाता है और मून के अराउंड भी एक हेलो सा डेवलप हो जाता है। हेलो क्या होता है? एक आपको आउटर सी ऐसे लेयर सी दिखेगी बॉडी के बाहर, उसको हेलो बोलते हैं। और थिन वेल ऑफ सीरस क्लाउड्स बनते हैं। अब ये क्लाउड्स, सीरस क्लाउड्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स, ये आपको क्लाउड्स वाले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बट यहाँ पे थोड़ा सा सीरस क्लाउड्स के बारे में बता देती हूँ। आपने सीरस क्लाउड्स के बारे में बस ये बात याद रखनी है कि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में बनते हैं, ये हाई ऑल्टीट्यूड पे बनते हैं, बहुत ही ज्यादा ग्रेटर हाइट्स पे बनते हैं सीरस क्लाउड्स। क्लियर है? तो वेदर का क्या है, हाई प्रेसिपिटेशन होगी, हाई टू लो प्रेसिपिटेशन होती है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में, स्टॉर्म्स बनते हैं हाई इंटेंसिटी के। क्लियर है? तो आपने ये चीज ये है यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे एक चीज लिखी गई है, इट इज मार्क्ड बाय फॉल इन टेम्परेचर, फॉल इन मर्करी लेवल। अब वो क्यों होता है, मैंने आपको बताया था, एक सरफेस है, वहां पे कोल्ड एयर मास है, हॉट एयर मास है, तो कोल्ड एयर मास जो है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहती है, तो वो हॉट एयर मास का जो है स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगी और इस हॉट एयर मास को ऊपर की तरफ को पुश कर देगी। तो जब वो हॉट एयर मास का स्पेस घेर रही है तो पहले ये वाला एरिया जो था हॉट एयर मास वाला उसका टेम्परेचर ज्यादा था, बट जैसे ही कोल्ड एयर मास ने वो जगह को घेरा तो टेम्परेचर जो है बहुत एब्रप्टली फॉल हुआ। ये एब्रप्ट फॉल जो था, मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि जो एयर मासेस होते हैं इनके जो फ्रंट फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे जो हम टेम्परेचर फॉल देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा एब्रप्ट होता है, बहुत ही ज्यादा स्टीप होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है? तो इसीलिए बहुत ज्यादा जल्दी टेम्परेचर में फॉल देखा जाता है और मर्करी लेवल में फॉल देखा जाता है। अब नेक्स्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास मिस्ट्री स्लाइड थी, तो उस मिस्ट्री स्लाइड की थोड़ी मिस्ट्री हमको सॉल्व कर लेते हैं। अब बॉम्ब साइक्लोन जो है उसका बॉम्ब से कोई रिलेशन नहीं है, बॉम्ब से कोई रिलेशन नहीं, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बॉम्ब से डिराइव्ड है। अब देखते हैं कैसे वो बॉम्ब से डिराइव्ड है। अब आपको पता है बॉम्ब के केस में क्या होता है, एक शांत बॉम्ब है, आपने दिवाली के टाइम पे पटाखे जलाए होंगे, तो पटाखे चलाते तो क्या होता है, पहले वो बॉम्ब शांत होता है, आपने आग लगाई फिर भी शांत है शांत है शांत है, तो एकदम से फटता है, वो एकदम से फटता है। तो बॉम्ब साइक्लोन के केस में क्या होता है, बॉम्ब साइक्लोन के केस में भी ऐसा ही होता है कि अगर हमारा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन चल रहा है चल रहा है चल रहा है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, या पहला दिन ही हो गया, कोई भी दिन हो सकता है, तो क्या होता है एकदम से उसके अंदर का जो प्रेशर है वो ड्रॉप कर जाएगा 24 मिली बार।
मतलब एटलीस्ट 24 मिलीबार, इससे ज्यादा भी हो सकता है। और ये जो प्रेशर ड्रॉप होता है ये बहुत एब्रप्ट होता है, ये प्रेशर ड्रॉप जो होगा वो बहुत एब्रप्ट होगा। इस एब्रप्ट प्रेशर ड्रॉप की वजह से क्या होता है, जो हमारा साइक्लोन है उसकी इंटेंसिटी एकदम से इंक्रीज कर जाती है, एकदम से इंक्रीज कर गई। और बॉम्ब के केस में क्या होता था कि बॉम्ब भी एकदम से फटता था। इसलिए जो कॉन्सेप्ट है बॉम्ब साइक्लोन का वो बॉम्ब से डिराइव्ड है। अब बॉम्ब साइक्लोन जो है वो पैसिफिक रीजन में हमारे हिट किया था 2 साल पहले, तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में था बॉम्ब साइक्लोन। तो बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है इसके बारे में आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है। ये पोटेंशियल क्वेश्चन है कि पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, बॉम्ब साइक्लोन होते हैं दैट ड्रॉप्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटलीस्ट 24 मिलीबार इन 24 आवर्स दैट क्विकली इंक्रीजेस इट्स इंटेंसिटी। क्लियर है? ये आपने अपनी कॉपीज में या नोट्स में जो है इसको ऐड कर लेना है। तो होता क्या है, जब किसी की इंटेंसिटी इंक्रीज करती है तो इसका मतलब वहां पे प्रेशर ड्रॉप बहुत ही ज्यादा हुआ होगा, इसलिए उसकी इंटेंसिटी जो है एकदम से इंक्रीज कर गई है। यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट आपको मिल गए हैं, बट सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये विंड वाले लेक्चर्स हैं। तो अगर आपने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया है ना, तो आपको आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हमारे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, जो हमने वैसे डिस्कस कर चुके हैं। इनको हम टेम्परेट साइक्लोन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये टेम्परेट रीजन में फॉल करते हैं, 30 to 60 डिग्री नॉर्थ टू नॉर्थ और 30 डिग्री टू 60 डिग्री साउथ एरिया में। आपने ये नहीं समझना है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ग्लोब है, ये आपको पता है 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, ये 30 डिग्री का लैटिट्यूड है और ये 60 डिग्री का लैटिट्यूड है। यहाँ पे भी इस तरह से 30 डिग्री का लैटिट्यूड है, फिर 60 डिग्री का लैटिट्यूड है। तो ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं इस एरिया में सिर्फ इतनी सी बेल्ट में फॉल करेंगे। आपने इसको पूरे को नहीं समझ लेना कि 0 to 60 डिग्री आ रहा है, ये सिर्फ 30 to 60 डिग्री के बीच में एक बेल्ट फॉर्मेशन करेगा। अब हमने देख लिया टेम्परेट साइक्लोन, हमने देख लिया कि इनको टेम्परेट साइक्लोन भी बोला जाता है। इनका लैटिट्यूडनल एक्सचेंज जो है 30 to 60 डिग्रीज है, वो अभी हमने देख लिया। आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में ये बात बता दी थी कि इसकी प्रोमिनेंस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा होती है। उसका रीजन होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो लैंड मासेस होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। अब लैंड मासेस अवेलेबल है, सिर्फ यही सिंगल रीजन नहीं है, यही सिंगल रीजन नहीं है। लैंड मासेस की वजह से जो है एयर मासेस के अंदर डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज जो है बिल्ड होती हैं, और जब दो एयर मासेस जो है कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की या प्रॉपर्टीज के होंगे तभी हमारे जो है फ्रंट्स बनते हैं, और तभी जो है हमारे साइक्लोन जनरेशन होगी। और जो इसकी विंड की डायरेक्शन है या जो हमारे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की डायरेक्शन होती है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन होती है, वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन होती है। जो अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये लैंड के ऊपर भी बन जाता है और सी के ऊपर भी बन जाता है। ओके, अगर शेप की बात करें, अगर पेपर में आपसे पूछा जाए, एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की शेप क्या होती है, तो आपने याद रखना है इस चीज को, इन्वर्टेड वी होती है। ये सारे के सारे जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं आप प्लीज अपने नोट्स में इनको ऐड कर लीजिएगा। इनका जो ओरिजिन होता है वो किसकी वजह से होता है, हमने देख लिया था कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर और ड्राइविंग फोर्स जो होती है वो होती है फ्रंट्स की। अब फ्रंट्स क्या, अगर प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा समझने के लिए, इसलिए आप प्रीवियस जो है फ्रंट वाला पहले लेक्चर सुनिए, उसके बाद यहाँ आके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पढ़िएगा। जो हमारा एरिया का एक्सटेंड होता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल्स जो होते हैं वो लार्जर एरिया में फॉल करते हैं, वो लार्ज एरिया में फॉल करेंगे। जो लाइफ स्पैन होता है हमारे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का वो जनरली 2 to 3 डेज होता है, और समटाइम्स ये वीक्स तक रहते हैं, मतलब हफ्तों हफ्तों तक ये रहते हैं। इनसे जो डिस्ट्रक्शन होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। बट आपको पता है कि ये यूएस कनाडा जैसे एरियाज में हिट करते हैं तो वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उनका जो वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम है वो काफी अच्छा है, तो इसलिए इसका फॉरकास्ट पहले ही हो जाता है। तो उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन है, उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन है उसका लेवल बहुत कम रहता है, क्योंकि इवैक्यूएशंस जो है और रिहेबिलिटेशन के जो प्लान्स है वो पहले ही जो है कर लिए जाते हैं। ओके, ये प्रीवियस लेक्चर के एमसीक्यूज के आंसर्स हैं, इनको आप टेली कर लीजिए, आपने क्या क्या मार्क किया है आप उनसे टेली कर लीजिए। आज हम प्रीवियस लेक्चर एमसीक्यूज को अब यहाँ पे देखते हैं, इनके आंसर्स जो है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देने हैं।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपने ट्रॉपिकल साइक्लोन।